तो चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी से जो शायद हम में से बहुतों को जानी पहचानी सी लगेगी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक पढ़े लिखे एक मेहनती इंसान की जिंदगी का खाका खींचते हैं। ये कहानी जन्म से शुरू होती है, स्कूल में अच्छे नंबर, फिर कॉलेज और फिर एक सुरक्षित नौकरी तक पहुंचती है। बाहर से देखें तो ये सफलता की एक सीधी सादी तस्वीर लगती है, लेकिन आज हम इसी तस्वीर के पीछे छुपी एक दौड़ को समझने वाले हैं जिसे चूहा दौड़ या रैट रेस कहा जाता है। और मुझे इस स्रोत में सबसे दिलचस्प बात ये लगी कि ये सिर्फ गरीब या मध्यम वर्ग की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की भी कहानी है जो बाहर से देखने पर बहुत सफल लगते हैं। चलिए इस विरोधाभास की परतें खोलते हैं। और यही विरोधाभास, असल में यही इस पूरी अवधारणा का केंद्र है। ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है, ये एक खास तरह की मानसिकता है, एक जीवन शैली की बात है। जैसा आपने कहा, ये चक्र अक्सर सफलता का चोला पहने होता है। मतलब एक अच्छी नौकरी, बढ़ता हुआ वेतन, एक बड़ा घर, शानदार छुट्टियां। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ये असली वित्तीय स्वतंत्रता है या सिर्फ उसका एक बहुत खूबसूरत भ्रम? क्या आप अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जी रहे हैं या आपकी जिंदगी की शर्तें आपकी नौकरी और आपके बिल तय कर रहे हैं? क्या बात है, आपने तो शुरू में ही मुद्दे की जड़ पकड़ ली। तो चलिए इस कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से ये चक्र शुरू होता है। एक बच्चा पैदा होता है, स्कूल में अच्छे ग्रेड्स लाता है और उसके माता पिता मतलब गर्व से फूले नहीं समाते। हाँ, सब कुछ एक तयशुदा प्लान के हिसाब से चलता है। बच्चा कॉलेज से ग्रेजुएट होता है और फिर जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है, एक सुरक्षित अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ढूंढता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या फिर कोई बड़ी सरकारी नौकरी। हाँ, और यहाँ तक तो सब बिल्कुल सही लगता है। हाँ, सतह पर तो सब सही है। हम्म। लेकिन यहीं से वित्तीय जीवन का वो पहिया घूमना शुरू होता है जो आगे चलकर एक जाल बन जाता है। पैसा हाथ में आना शुरू होता है, पहली सैलरी का एहसास बहुत खास होता है। और उसी के साथ बैंक आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। बिल्कुल। अब तक अगर खर्च करने की आदत नहीं भी थी, तो अब एक नया दरवाजा खुल जाता है। एक ऐसा दरवाजा जो आपको बताता है कि आप वो चीजें भी खरीद सकते हैं जिनके लिए आपके पास अभी पैसे नहीं है। यहीं से कहानी का पहला बीज बोया जाता है। और फिर जिंदगी का अगला पड़ाव आता है। हाथ में पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड है, तो इंसान उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के दूसरे लोग जाते हैं। लोगों से मिलता है, डेट करता है और आखिरकार एक ऐसे ही किसी इंसान से शादी कर लेता है जो जो शायद उसी की तरह सोचता हो, उसी की तरह की नौकरी करता हो। अब कहानी में एक नया किरदार जुड़ गया है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है। देखिए, आज के समय में ज्यादातर मामलों में पति पत्नी दोनों काम करते हैं। अब घर में एक नहीं बल्कि दो तनख्वाहें आ रही हैं। डबल इनकम। हाँ, ये डबल इनकम एक जबरदस्त आराम और सुरक्षा का एहसास देती है। उन्हें लगता है कि उनका भविष्य सुरक्षित है, जिंदगी सफल हो गई है। और यही एहसास, यही शुरुआती आराम बाद में आने वाले दबाव की असली नींव बनता है। तो ये एक तरह का कंफर्ट जोन है जो धीरे धीरे एक पिंजरे में तब्दील हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ठीक है, यहाँ तक तो सब बढ़िया चल रहा है। एक अच्छी नौकरी, शादी, दोहरी आमदनी, इसे ही तो सेटल्ड होना कहते हैं, है ना? हाँ, कहते तो यही हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। इस सुरक्षा के एहसास के साथ वे बड़े फैसले लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल। अब वे सोचते हैं हम दोनों अच्छा कमा रहे हैं, हम इसके हकदार हैं। और फिर बड़े खर्चों की लिस्ट खुल जाती है, एक सपनों का घर, जिसके लिए एक बड़ा होम लोन लिया जाता है, एक नई चमचमाती कार, जिसके लिए कार लोन है ही। और घर को भरने के लिए लेटेस्ट टीवी, फ्रिज, फर्नीचर। और हाँ, साल में एक बार विदेश में छुट्टियां तो बनती हैं। और फिर उनकी जिंदगी में बच्चे आते हैं। और बच्चों के साथ खर्चे एक नए ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। स्कूल की फीस, कपड़े, खिलौने, ट्यूशन, लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। सही बात है। अब उस खुशहाल जोड़े को पहली बार असली दबाव महसूस होता है। उन्हें लगता है कि अब और ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। और यही से मानसिकता में एक बड़ा बदलाव आता है। जो काम पहले सिर्फ एक जॉब थी, अब वो एक करियर बन जाती है। अच्छा। अब वे सिर्फ काम नहीं कर रहे, वे अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अब उस नौकरी पे उनकी पूरी जीवन शैली, उनके बच्चों का भविष्य, उनके घर की ईएमआई, सब कुछ टिका हुआ है। मतलब वे अब उस नौकरी के मालिक नहीं रहे, मालिक नहीं, गुलाम बन चुके हैं। यहीं से दौड़ तेज हो जाती है ना? बिल्कुल। वे प्रमोशन पाने और सैलरी में बढ़ोतरी के लिए पहले से ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, ज्यादा लगन से काम करते हैं, ऑफिस में देर तक रुकते हैं, एक बेहतर कर्मचारी बनने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। हाँ,
और ये क्लासिक पैटर्न है जिसे अर्थशास्त्री लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जी, यानी जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है, आप अपनी जीवन शैली के खर्चों को भी उसी अनुपात में या उससे भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बहुत चालाकी से काम करता है। आज किसी को 10% की वेतन वृद्धि मिलती है तो वो सोचता है, चलो अब मैं 50,000 वाले फोन की जगह 80,000 वाला फोन ले सकता हूँ। हाँ। वो ये नहीं सोचता कि इस अतिरिक्त पैसे का 70% में निवेश कर सकता हूँ। सही बात है। यहीं से जाल कसना शुरू हो जाता है और ये दौड़ समय के साथ और भी तनावपूर्ण होती होगी। हाँ, उनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन फिर शायद एक और बच्चा पैदा होता है। अब उन्हें लगता है कि ये घर छोटा पड़ रहा है, उन्हें एक बड़े घर की जरूरत है। सही पकड़ा। अब एक और बड़ा लोन लेने की तैयारी शुरू हो जाती है। वे अपनी नौकरियों में और भी ज्यादा मेहनत करते हैं। वे सोचते हैं कि चलो कोई स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं या कोई साइड जॉब पकड़ लेते हैं ताकि इनकम बढ़ सके। वे हर वो काम करने को तैयार हो जाते हैं जिससे उनकी आमदनी बढ़ सके ताकि वे अपनी बढ़ी हुई जीवन शैली को बनाए रख सकें। उनकी आमदनी बढ़ भी जाती है, लेकिन फिर वही पुराना सवाल मुंह बाए खड़ा हो जाता है। सारा पैसा जाता कहाँ है? वे पहले से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं, लेकिन महीने के अंत में उनकी हालत जस की तस है। ऐसा क्यों? और यहीं पर उन्हें पहला बड़ा झटका लगता है। वे देखते हैं कि उनकी सैलरी तो 20% बढ़ी है, लेकिन टैक्स स्लैब बदलने की वजह से उनके हाथ में सिर्फ 12-13% ज्यादा पैसा आ रहा है। ओहो। उनकी बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा सबसे पहले सरकार इनकम टैक्स के रूप में ले जाती है। और फिर उस बड़े घर का प्रॉपर्टी टैक्स। बिल्कुल। जब साल के अंत में उस बड़े घर का प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आता है तो उन्हें एहसास होता है कि उस घर को सिर्फ खरीदना ही नहीं, उसे बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा खर्च है। और इनके अलावा सोशल सिक्योरिटी टैक्स और न जाने कितने अप्रत्यक्ष टैक्स हैं। पैसा उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रहा होता है। ये तो सिर्फ वित्तीय चिंताएं हुई, इसके साथ साथ पारिवारिक चिंताएं भी तो बढ़ रही होंगी। हाँ, वो तो है ही। बच्चे अब 5-6 साल के हो गए हैं और अब माँ बाप को उनके कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत करने की चिंता सताने लगती है। साथ ही अपने खुद के रिटायरमेंट का सवाल भी सामने आकर खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। और ये वो बिंदु है जहां वो जोड़ा जो कभी अपने भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित था, अब पूरी तरह से इस चक्र में फंस चुका है। वे अब अपनी बाकी की कामकाजी जिंदगी इसी चूहा दौड़ में भागते हुए बिताते हैं। रोज सुबह उठना, काम पर जाना, बिल चुकाना और फिर सो जाना। हाँ, एक पहिए पर दौड़ रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। और अगर गहराई से सोचें तो वे किसके लिए काम कर रहे हैं? वे अपनी कंपनी के मालिकों की संपत्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं। सही है। वे सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम कर रहे हैं और वे बैंक को अपने घर का मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय और ऊर्जा दूसरों के लिए दौलत बनाने में लगा देते हैं। और इस चक्र का सबसे दुखद और डरावना पहलू ये है कि ये यहीं खत्म नहीं होता। ये अगली पीढ़ी तक पहुंचता है। हाँ, ये एक विरासत की तरह आगे बढ़ता है। हाँ, ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है। अपने पूरी जिंदगी की मेहनत, तनाव और संघर्ष के बाद वे अपने बच्चों को क्या सलाह देते हैं? वही पुरानी सलाह, बेटा खूब पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल सके। और यहीं पर यह चक्र पूरा हो जाता है और अगली पीढ़ी के लिए फिर से शुरू हो जाता है। सोचिए, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस सिस्टम में खपा दी, वे अपने बच्चों को इससे बचाने के बजाय उसी आग में धकेलने की सलाह देते हैं। पर ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखा। उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना सीखा, उसे संभालना या उसे अपने लिए काम पर लगाना नहीं सीखा। तो वे अपने बच्चों को भी वही सिखाते हैं जो वे जानते हैं। बिल्कुल। और वित्तीय ज्ञान की यही कमी इस चूहा दौड़ को पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखती है। ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। मतलब एक बार इस चक्र में फंस गए तो क्या कोई उम्मीद ही नहीं है? क्या स्रोत बस समस्या बताकर छोड़ देता है या इससे निकलने का कोई रास्ता भी सुझाता है? नहीं, रास्ता है और समाधान बहुत सीधा और स्पष्ट है, हालांकि आसान बिल्कुल नहीं है। इस चूहा दौड़ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है 2 विषयों में माहिर बनना। कौन से 2 विषय? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश। रुकिए, अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट, ये तो बहुत आम शब्द लगते हैं। क्या स्रोत ये बताता है कि सिर्फ इन 2 चीजों को जानना ही काफी है? मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को इनके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होता है, फिर भी वे फंसे रहते हैं। इसमें ऐसे क्या खास है? आपका सवाल बहुत अच्छा है और यही इस पूरी गुत्थी की चाबी है। यहाँ बात इन शब्दों को जानने की नहीं, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की है। जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो इसका मतलब सीए बनना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी व्यक्तिगत बैलेंस शीट
और इनकम स्टेटमेंट को समझना, ये जानना कि एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटी यानी देनदारी के बीच का असली फर्क क्या है। असली फर्क? हाँ, ज्यादातर लोग अपने घर को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, जबकि अगर उस पर लोन है तो वो असल में उनकी सबसे बड़ी देनदारी है, क्योंकि वो उनकी जेब से पैसा निकाल रहा है, डाल नहीं रहा। ये बात है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या? लोग एसआईपी और म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते तो हैं। हाँ, सुनते हैं, लेकिन निवेश का असली मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। इसका मतलब है पैसे की भाषा को समझना, ये समझना कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए, ताकि आप सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपने पैसे की मेहनत से भी कमाएं। सही। हमारी पारंपरिक शिक्षा हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है। वो हमें सिखाती है कि पैसे के लिए कैसे काम किया जाए, लेकिन वो हमें ये कभी नहीं सिखाती कि पैसे का प्रबंधन कैसे करें या पैसे को खुद के लिए कर्मचारी कैसे बनाएं। पर अगर ये इतना जरूरी है तो लोग इन विषयों से इतना दूर क्यों भागते हैं? अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट को आमतौर पर बहुत उबाऊ माना जाता है। बिल्कुल, और इसके दो बड़े कारण हैं। पहला, हमारे स्कूल और कॉलेज हमें ये विषय इस तरह से नहीं पढ़ाते जो हमारी असल जिंदगी से जुड़े। उन्हें सैद्धांतिक और जटिल बना दिया जाता है। और दूसरा, इन विषयों में महारत हासिल करने के लिए धैर्य और अनुशासन चाहिए। ये कोई जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं है, इसमें समय लगता है। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। हाँ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी सब्र का फल मीठा होता है, ये वाली बात लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन सच यही है कि अगर किसी को इस दौड़ से बाहर निकलकर सच्ची आर्थिक आज़ादी पानी है, तो इन उबाऊ विषयों को समझना और अपनाना ही एकमात्र रास्ता है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि चूहा दौड़ एक ऐसा चक्र है जहां ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश में इंसान और गहरे वित्तीय जाल में फंसता जाता है। हाँ, ज्यादा आय के साथ ज्यादा खर्चे, ज्यादा टैक्स और ज्यादा तनाव आता है, और अंत में वो अपनी जिंदगी का नियंत्रण खो बैठता है। हाँ, हमने देखा कि ये चक्र एक सुरक्षित नौकरी की तलाश से शुरू होता है, दोहरी आय के आराम के भ्रम में गहरा होता है, और फिर बच्चों और एक बड़ी जीवन शैली के खर्चों के बोझ तले एक अंतहीन दौड़ में बदल जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह वित्तीय अज्ञानता के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। एकदम सही। और इस चक्र को तोड़ने की कुंजी, जैसा कि हमने समझा, सिर्फ ज्यादा मेहनत करने या ज्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि वित्तीय रूप से शिक्षित होने में है। अंत में संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। इस चक्र को तोड़ने के लिए अपनी मानसिकता को एक कर्मचारी से एक निवेशक की तरह बदलना होगा। और इसकी शुरुआत अकाउंटिंग और निवेश जैसे विषयों को समझने से होती है। ये जानना कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और इसे अपने लिए काम करने के लिए कैसे प्रशिक्षित किया जाए, यही आर्थिक स्वतंत्रता का एकमात्र रास्ता है। ये बातचीत मुझे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये स्रोत बताता है कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली